भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के चौथे खंड में, जिसमें उनके जेल में राजनीतिक संघर्ष को शामिल किया गया है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। आज जिस पत्र को मैं लूंगी वो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक छोटी बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, उसे साझा करना चाहती हूं। इस पुस्तक के पाठन के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इस पुस्तक को सही रूप से आप लोग नहीं सुन रहे हैं, और सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनने के बाद जो इंटरप्रिटेशंस आप लोगों की आ रही हैं वे भी सही नहीं है, अतार्किक मुझे लगी। पहला तो ये कि इस पुस्तक को ठीक से मैं पढ़ूं। गलत तो मैं नहीं पढ़ रही हूं, इसके ऊपर बहुत सर्च भी मैं कर रही हूं। सिर्फ इस पुस्तक के ऊपर रिलाय करके मैं यहां से पाठन नहीं कर रही हूं। बहुत सारे इसके पीछे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके ऊपर मैं लगातार सर्च कर रही हूं, जिसमें चाहे वो आज तक न्यूज पोर्टल हो, एनडीटीवी न्यूज पोर्टल हो, बीबीसी हिंदी न्यूज पोर्टल हो, उनकी वीडियोस हो, एएनआई चैनल हो, यहां तक कि पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल जो भगत सिंह के ऊपर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उनके घर की, और जहां उनको फांसी दी गई वहां किस तरह से एक स्मारक बनाया गया है, लेकिन उसे भगत सिंह स्मारक नाम दिया जाए, इसके ऊपर पाकिस्तान में भी आंदोलन हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस दर्जनों की तादाद में, और उनके ऊपर जो अब तक मूवीज बनी हैं उसको भी लगातार देखना जारी है मेरा। बहुत सारी मूवीज ऐसी बनी है जिनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है भगत सिंह को लेकर, तो उनका भी मैं लगातार सर्च कर रही हूं, देख रही हूं और जानने की कोशिश कर रही हूं कि इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है और जो उन मूवीज के जरिए भगत सिंह के कैरेक्टर को स्टैब्लिश किया गया है उसमें कितनी साम्यता है और कितनी विरोधाभास है, वो सब मैं जानने की कोशिश कर रही हूं। और उसके बाद मैं किसी लेख का पाठन यहां से कर पाती हूं, उसके लिए लगातार मेहनत मैं कर रही हूं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि जहां मैं पहले एक दिन में 2 वीडियो डाल पाती थी, लेकिन अब लगातार सर्च करने की वजह से मैं बामुश्किल एक ही वीडियो बना के डाल पाती हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरा रिसर्च का लेवल है वो किस लेवल पर है, एक एक बात यहां से खड़े होकर बोलने के लिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 2012 में जब मैंने इस पुस्तक को पहली बार पढ़ा था, तब मैं इससे ना तो कनेक्ट हो पाई थी और ना मेरे अंदर ये जुनून था इसको बोलने का। लेकिन अब क्योंकि अंबेडकर नामा के मंच से इसको बोलना है, इसका पाठन करना है, और यहां पर रेफरेंस कोट करने के लिए पेज नंबर और किसी भी साइट से आप कुछ भी देख रहे हैं तो उसका जिक्र लाजमी है। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीजें जो सामने आई हैं उसने मेरा इसको पुस्तक को पढ़ने का पर्सपेक्टिव भी काफी हद तक चेंज किया है। 2012 में भाजपा सरकार नहीं थी। 2014 के बाद से लेके 2022 तक के 8 साल का जो कार्यकाल है भाजपा सरकार का, उसमें बहुत सिमिलरिटी है आजादी से पहले की साम्राज्यवादी सरकार से, और वही मैं देख रही हूं। 2012 में ऐसा कुछ नहीं था, और आज 2022 में 10 साल बाद जब मैं देख रही हूं तो मैं खुद ही के पर्सपेक्टिव में बहुत सारे चेंजेस पा रही हूं। तो इसीलिए यहां से ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहां भाजपा के विरोध में यहां बोल रही हूं, नहीं। मैं सिर्फ 2 सरकारों की, आजादी से पहले और मौजूदा सरकार जो आजादी के बाद की है, उन दोनों के बीच में जो साम्यता देख रही हूं वही मैं सिर्फ यहां पर उसकी चर्चा कर रही हूं। और उसी में सिर्फ सरकारों का ही नहीं, गांधी के कैरेक्टर को लेकर भी चर्चा मैंने कई जगह की है। यहां तक कि आप ये समझ सकते हैं कि भगत सिंह का पूरा जो अपने आप को सरेंडर करना था और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना था, वे गांधी के मुंह से उन्हें बाहर लाना भी था। वे चाहते थे कि जो गांधी का असहयोग आंदोलन हो या चुपचाप रहकर सहते जाने का आंदोलन हो, अहिंसात्मक आंदोलन है, वो एक कल्पना है कोरी, उससे बाहर आकर आवाम सोचे। और इसी चक्कर में वे पूर्ण स्वराज की मांग भी करते हैं अपने अदालती कार्रवाई के दौरान। तो उससे
बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और अदालती कार्यवाही को सुनना समझना इसीलिए बहुत जरूरी है कि कहीं हम दोबारा से अपने ही आजाद देश में गुलाम बनाए जाने की जद्दोजहद में तो नहीं फंस रहे हैं। तो इसीलिए ये अदालती कार्यवाही सुनना मुझे लगता है बेहद जरूरी है। तो चलिए इसी बाबत आज का जो पत्र है उसे मैं शामिल कर रही हूं, ले रही हूं, पढ़ रही हूं। ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप भी इसे सुनकर थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव में बदलाव महसूस करेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के पत्र का विषय है अदालत एक ढकोसला है। तो ये वो अदालत की बात कर रहे हैं जो आजादी से पहले की साम्राज्यवादी अदालत थी। और आज यदि आप सांप्रदायिकतावादी अदालत से इसका कंपैरिजन करेंगे तब आप इस आर्टिकल को, इस पत्र को अच्छे से समझ पाएंगे। 6 साथियों का ऐलान। तो ये कलेक्टिव लेटर है जो सरकार को लिख रहे हैं। कमिश्नर विशेष ट्रिब्यूनल लाहौर साजिश केस लाहौर जनाब, अपने 6 साथियों की ओर से, जिनमें से कि मैं भी शामिल हूं, निम्नलिखित स्पष्टीकरण इस सुनवाई के शुरू में ही देना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि यह दर्ज किया जाए। तो हर चीज को वे कोट करते हैं और स्पेशली बोलते हैं कि इसे दर्ज किया जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंटेशन की क्या अहमियत है। उनके जीते जी जो काम वो करना चाहते थे उनको करने से रोका जा रहा है, आम जन से उनका संपर्क तोड़ा जा रहा है और उनके चरित्र का हनन करने की हर तरीके से कोशिश की जा रही है और उसमें सभी लोग शामिल हैं। हुकूमत तो है ही, उसके साथ साथ टू डोमिनियन के ऊपर संधि पे हस्ताक्षर करने वाले लोग भी शामिल हैं, जिसमें के उस समय के शीर्षस्थ सभी नेता शामिल थे। समाजवादी क्या, साम्यवादी क्या, सांप्रदायिकतावादी क्या, सभी लोग उसमें शामिल थे कांग्रेस में। हम मुकदमे की कार्यवाही में किसी भी प्रकार भाग नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम इस सरकार को न तो न्याय पर आधारित समझते हैं और न ही कानूनी तौर पर स्थापित। हम अपने विश्वास से यह घोषणा करते हैं कि समस्त शक्ति का आधार मनुष्य है। कोई व्यक्ति या सरकार किसी भी ऐसी शक्ति की हकदार नहीं है जो जनता ने उसको न दी हो। सरकार को चुनने का मतलब ये नहीं होता कि सरकार तानाशाह हो जाए। अभी जो एनआरसी का झगड़ा चला था वो सब हम लोगों ने देखा है, किस तरीके से जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं उसके ऊपर पूरा आंदोलन हुआ है जनता का। अभी किसान आंदोलन है, उससे भी जनता जुड़ी है, क्योंकि वह गलत था, क्योंकि यह सरकार इन सिद्धांतों के विपरीत है, इसलिए इसका अस्तित्व ही उचित नहीं है। ऐसी सरकारें जो राष्ट्र को लूटने के लिए एकजुट हो जाती हैं, उनमें तलवार की शक्ति के अलावा कोई आधार कायम रहने के लिए नहीं होता। इसलिए वे वहशी ताकत के साथ मुक्ति और आजादी के विचार और लोगों की उचित इच्छाओं को कुचलती है। हमारा विश्वास है कि ऐसी सरकारें, विशेषकर अंग्रेजी सरकार, जो असहाय और असहमत भारतीय राष्ट्र पर थोपी गई है, गुंडों, डाकुओं का गिरोह है और लुटेरों का एक टोला है, जिसने कत्लेआम करने और लोगों को विस्थापित करने के लिए सब प्रकार की शक्तियां जुटाई हुई हैं। शांति व्यवस्था के नाम पर ये अपने विरोधियों या रहस्य खोलने वाले को कुचल देती हैं। क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? अब हमारा यह भी विश्वास है कि साम्राज्यवाद एक बड़ी डाकजनी की साजिश के अलावा कुछ नहीं है। साम्राज्यवाद मनुष्य के हाथों मनुष्य के और राष्ट्र के हाथों राष्ट्र के शोषण का चरम है। साम्राज्यवादी अपने हितों और लूटने की योजनाओं को पूरा करने के लिए न सिर्फ न्यायालयों एवं कानून को कत्ल करते हैं, बल्कि भयंकर हत्याकांड भी आयोजित करते हैं। अपने शोषण को पूरा करने के लिए जंग जैसे खौफनाक अपराध भी करते हैं। पहले यही काम साम्राज्यवादी ताकतें करती थीं और अब सांप्रदायिकवादी ताकतें कर रही हैं। तो मोब लिंचिंग जो होती है वो क्या है? पूना कांड क्या था जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ? मोब लिंचिंग के जरिए खास धर्म के लोगों के ऊपर ही उसे आजमाया जा रहा है और जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर किस तरीके से मुकदमे आजकल चलाए जा रहे हैं, उन्हें जेल में रख दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है उनकी।
बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें सरकार ने जेल में डाला है और उनके लिए सोशल मीडिया पर अच्छे खासे आंदोलन भी चले हैं। जहां कहीं लोग उनकी नादिरशाही शोषणकारी मांगों को स्वीकार न करें या चुपचाप उनकी ध्वस्त कर देने वाली और घृणा योग्य साजिशों को मानने से इनकार कर दें, तो वे निरपराधियों का खून बहाने से संकोच नहीं करती। शांति व्यवस्था की आड़ में वे शांति व्यवस्था भंग करते हैं, भगदड़ मचाते हुए लोगों की हत्या अर्थात हर संभव दमन करते हैं। दिल्ली के दंगे और क्या थे। हम मानते हैं कि स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का अमिट अधिकार है। हर मनुष्य को अपने श्रम का फल पाने जैसा सभी प्रकार का अधिकार है और प्रत्येक राष्ट्र अपने मूलभूत प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण स्वामी है। अगर कोई सरकार जनता को उनके इन मूलभूत अधिकारों से वंचित करती है तो जनता का केवल यह अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य भी बन जाता है कि ऐसी सरकार को समाप्त कर दें। क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन सिद्धांतों जिनके लिए हम लड़ रहे हैं कि बिल्कुल विपरीत है। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि जिस भी ढंग से देश में क्रांति लाई जा सके और सरकार का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके, इसके लिए हर प्रयास और अपनाए गए सभी ढंग नैतिक स्तर पर उचित हैं। तो जो सेशन कोर्ट में जो बयान हमने पढ़े थे उसमें वो काल्पनिक अहिंसा की बात जो करते हैं वही बात यहां पर वे दोहराते हुए लग रहे हैं और पूर्ण स्वराज, ऐसा लग रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। हम वर्तमान ढांचे के राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के पक्ष में हैं। हम वर्तमान समाज को पूरे तौर पर एक नए सुगठित समाज में बदलना चाहते हैं। इस तरह मनुष्य के हाथों मनुष्य का शोषण असंभव बनकर सभी के लिए सब क्षेत्रों में पूरी स्वतंत्रता विश्वसनीय बनाई जाए। जब तक सारा सामाजिक ढांचा बदला नहीं जाता और उसके स्थान पर समाजवादी समाज स्थापित नहीं होता, हम महसूस करते हैं कि सारी दुनिया एक तबाह कर देने वाले प्रलय संकट में है। जहां तक शांतिपूर्ण या अन्य तरीकों से क्रांतिकारी आदर्शों की स्थापना का संबंध है, हम घोषणा करते हैं कि इसका चुनाव तत्कालीन शासकों की मर्जी पर निर्भर है। क्रांतिकारी अपने मानवीय प्यार के गुणों के कारण मानवता के पुजारी हैं। हम शाश्वत और वास्तविक शांति चाहते हैं जिसका आधार न्याय और समानता है। हम झूठी और दिखावटी शांति के समर्थक नहीं, जो बुजदिली से पैदा होती है और भालों और बंदूकों के सहारे जीवित रहती है। हम बात करते हैं अफगानिस्तान में जो तानाशाह सरकार है उसके ऊपर, लेकिन हम अपने देश की सरकारों के ऊपर बात करने से हिचकते हैं। क्यों? क्रांतिकारी अगर बम और पिस्तौल का सहारा लेता है तो यह उसकी चरम आवश्यकता में से पैदा होता है और आखिरी दांव के तौर पर होता है। हमारा विश्वास है कि अमन और कानून मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य अमन और कानून के लिए। फ्रांस के उच्च न्यायाधीश का यह कहना उचित है कि कानून की आंतरिक भावना स्वतंत्रता समाप्त करना या प्रतिबंध लगाना नहीं, वरन स्वतंत्रता की सुरक्षित रखना और उसे आगे बढ़ाना है। और इसी चीज के लिए अब देश भर में संघर्ष होना चाहिए। जिस तरीके से संविधान की अवहेलना करके ये सरकार अपने मन मुताबिक सारी चीजें कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है संविधान के डोमेन में, चाहे वह 10% जनेऊ आरक्षण हो या नया बिल पास करना हो, रातों रात ये सब चीजें हो जा रही हैं, तो ये असंवैधानिक है। अब संविधान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान ही स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है, तो बाकी जो लोग संविधान का आसरा लगाए बैठे हैं उनकी स्वतंत्रता किस तरह बनी रह सकती है? यही सवाल आज समसामयिक हो गया है, जिसको भगत सिंह यहां पर उठा रहे हैं। सरकार को कानूनी शक्ति उन उचित कानूनों से मिलेगी जो केवल सामूहिक हितों के लिए बनाए गए हैं और जो जनता की इच्छाओं पर आधारित हों, जिनके लिए ये बनाए गए हैं। इससे विधायकों समेत कोई भी बाहर नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कानून को लागू करने वाले भी इसी के अंदर समझे जाएं, जिनके कंधों पर कानून रखा जाता है
जो हम चुनकर भेजते हैं वो भी इससे बाहर नहीं है। कानून की पवित्रता तभी तक रखी जा सकती है जब तक वह जनता के दिल यानी भावनाओं को प्रकट करता है। जब यह शोषणकारी समूह के हाथों में एक पुर्जा बन जाता है तब अपनी पवित्रता और महत्व खो बैठता है। तो यहाँ पर बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों से साम्यता झलकती है कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको लागू करने वालों के ऊपर ये डिपेंड होता है। जो ही कानून सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना बंद कर देता है, त्यों ही जुल्म और अन्याय को बढ़ाने का हथियार बन जाता है। क्या ये समसामयिक संदर्भों से आपको जुड़ा हुआ नहीं लग रहा? ऐसे कानूनों को जारी रखना सामूहिक हितों पर विशेष हितों की दंभपूर्ण जबरदस्ती के सिवाय और कुछ नहीं है। दंभपूर्ण जबरदस्ती के सिवाय। जो पूर्ण बहुमत में सरकार है उसे इसी बात का घमंड है कि हम जो चाहे अब कर सकते हैं क्योंकि हमारा पूर्ण बहुमत है। और उस वक्त जो साम्राज्यवादी ताकत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके साथ भी यही बात लागू हो रही थी। वर्तमान सरकार के कानून विदेशी शासन के हितों के लिए चलते हैं और हम लोगों के हितों के विपरीत हैं। इसीलिए इनकी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की सदाचारिता लागू नहीं होती। लेकिन आज हम और ज्यादा भयानक स्थिति में हैं, क्योंकि आज तो सरकार भी हमारी है और कानून भी हमारा है, लेकिन फिर भी जिनको सुरक्षित रखने के लिए बनाया है वही सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। अतः हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि इन कानूनों को चुनौती दे और इनका उल्लंघन करे। अंग्रेज न्यायालय जो शोषण के पुर्जे हैं न्याय नहीं दे सकते, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्रों में जहां सरकार और लोगों के हितों का टकराव है। हम जानते हैं कि ये न्यायालय सिवाय न्याय के ढकोसले के और कुछ नहीं है। इन्हीं कारणों से हम इसमें भागीदारी करने से इनकार करते हैं और इस मुकदमे की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। वे जानते थे कि उनके लिए जो फैसला तय कर रखा है वे चाहे अदालत में जाएं चाहे ना जाएं, वे लागू होकर रहेगा। और दूसरी बात ये कि इस तरह से न्यायालय की अवहेलना करके भगत सिंह ये भी दिखाना चाहते थे कि सरकार की जो कार्यशैली है वे कितनी गलत है और जो काल्पनिक अहिंसा के सिद्धांत को वो चुनौती दे रहे हैं यहां से खड़े होके, तो लोगों को उससे वो बाहर लाना चाहते थे। वे चाहते थे कि आम जन का मोह भंग हो और आम जन जो है वो अपने हितों को सोचे समझे, ना कि उन हितों को जो अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए उनको दिखाए जा रहे हैं, जो भ्रम उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। भगत सिंह चाहते थे और उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को सबसे पहले आगे किया। 5-5-30 जज ने नोट किया, यह रिकॉर्ड में तो रखा जाए लेकिन इसकी कॉपी ना दी जाए क्योंकि इसमें कुछ अनचाही बातें लिखी हैं। तो इसकी कॉपी नहीं दी गई थी लेकिन ये रिकॉर्ड्स में मेंशन जरूर किया गया था, क्योंकि उस वक्त की सरकार को भी ये सब बातें सूट नहीं कर रही थी। तो अब यदि मैं आपसे सवाल करूं कि क्या ये समसामयिक सरकार के ऊपर सभी बातें हूबहू लागू नहीं हो रही हैं? आज जब न्यायालयों के जज ये बोलते हैं कि मोर के आंसू पीकर मोरनी गर्भवती होती है, तो आप उससे क्या अंदाजा लगाते हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं इन जजों पर, इनके न्याय क्षमता पर? और जब आसिफा छोटी सी बच्ची का बलात्कार जब किया गया 8 साल की उम्र में वयस्क पुरुषों के द्वारा, और उनके सपोर्ट में जब सांप्रदायिक रैली निकाली गई, सांप्रदायिक ताकतों ने, हिंदू संगठनों ने, तब क्या इस कार्यशैली के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं सरकार की? रोहित वेमुला मर गया, उस समय स्मृति ईरानी जी एजुकेशन मिनिस्टर थी, उसकी किसी भी अर्जी पर ध्यान नहीं दिया गया। जानबूझकर पायल तड़वी अपनी जीवन को समाप्त करने के लिए
विवश कर दी गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि भगत सिंह को पढ़ना बहुत जरूरी है, उनको आत्मसात करना सही तरीके से बहुत जरूरी है। यदि हमारे समाज के लोगों ने, हमारे बच्चों ने इनको पढ़ा होगा, तब वे जानते होंगे कि किस तरह मजबूती से खड़े रहना है बजाय अपनी जीवन लीला समाप्त करने के। तो इन लेखों को, इन पत्रों को पढ़ने से पहले बहुत तरह की सर्च की जा रही है यहां आपके सामने, बोलने या पाठन करने से पहले, और रेफरेंस के तौर पर हर चीज आपके सामने रखी जा रही है। कौन से आर्टिकल से लिया गया है और किस साइट पर, किस समय पर वो अपडेटेड था, ये सब कुछ मैं आपको बताती हुई चल रही हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने विचार थोप रही हूं, लेकिन कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद, कई सारे वीडियोस देखने के बाद एक विचार पर मैं टिक पाती हूं और उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगले एपिसोड में भेंट होगी। धन्यवाद।